questions to solve, means it will be grateful. Okay, after completing a few topic, you need a practice material, right? लेकिन अभी जैसे हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स हमने कर लिया ना, कर लिया था कंप्लीट जी हाँ, तो उसके बाद you need मतलब after completing a whole chapter, not chapter, topic wise. For example, distributive noun we have completed in class. We have solved few exercises, few questions we solved in our previous class. Based on that, based on the topic, like a few more questions we get in PDF or somewhere in a group, so that in a home we can practice. Sanjit, right? Yes, Sanjit. Yes. Yeah. तो क्या कहते हैं, when if I give like a topic, like जैसे we have completed distributive nouns and I'll give like say 10 questions on that topic, it will negate the whole thing, because you will be able to solve it like this, like because you know each either neither इतना ही है उसमें, there is not much to think about, you won't मतलब तुम्हारे दिमाग पे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं, सोचने को मिलेगा ही नहीं. I think कि हमारे पास 2-3 टॉपिक हो, then we can like move to them. What do you say? Okay. Getting a point? Yes sir, I agree. क्योंकि अगर सेम टाइप के हम सेम टाइम पे क्वेश्चन करेंगे तो हम दिमाग में एग्जैक्टली, अगर मैंने कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया और उसमें मैंने उसके साथ ईच के 4 क्वेश्चन दे दिए, आइदर के दे दिए, आपको पता है भी क्या करना है इसमें, आपको पता है 2 के लिए आइदर आएगा, तो आपको कहीं सोचने का टाइम ही नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा चलो इजी ऐसा है, ठीक है. लेकिन हाँ 2-3 अगर क्वेश्चन जैसे मिसलीनियस हो जाए तब मजा आता है कि हाँ इसमें क्या होना है, मतलब वहां से हम लोग सीखते हैं. अभी तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखे वो क्या था, वो एक्चुअल में ये था कि क्वेश्चन आते कैसे, राइट, तो वो चीज है. तो उसके बाद देखो अभी मैंने I actually prepared this exercise for you, like it is almost miscellaneous. There are certain questions which we haven't solved yet, मतलब जिसके टॉपिक हमने नहीं पढ़े, तो there are around 30 questions. ये मैं आपको सेंड कर दूंगा और एक काम करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप घर से सॉल्व करके लाना, then we'll discuss it in the class, right? इस तरीके से कर सकते हैं. तो there are these are around 30 questions which I have prepared. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 30 वाला, यार आप अभी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैं ईच के बहुत सारे दे दूं तो आप सारे ही कर दोगे अभी, ऐसा है. स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर दिया अब, ठीक है. अच्छा, जब बात चली रही तो 30 वाले का आंसर बताओ मेरे को. सर मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन देखकर. ओके, बाकी लोगों को पता है? There are so many people here. Let's talk. Elite. Is this your name, Elite? This is username or your name? Elite, please speak up. नो एरर लग रहा है लेकिन है एरर. देखो अभी क्या है ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ये उससे मतलब नेक्स्ट है, जैसे ईच ऑफ देम हमने पढ़ा है उसके बाद, और इसके बाद वी नो दैट कि सिंगुलर आएगा वर्ब, ये हमें पता है. साक्षी सी में क्या होगा? यस, नहीं, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देयर इज, देखो एक पर्सन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ज्यादा लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी कुछ है उस पे बात फर्क नहीं पड़ेगा. सिंगुलर के हिसाब से देयर की जगह शायद हिज आ सकता है. यस, ईच ऑफ देम लिखा है ना हमने. ईच ऑफ देम के साथ देखो, जब वर्ब आगे सिंगुलर लगाते हैं तो ईच के साथ ऐसा होता है कि जब आप, ईच का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल की बात चल रही है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात चल रही है, इसलिए हम लोग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लेते हैं, और वर्ब सिंगुलर लेते हैं तो इसके लिए आगे जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा. तो ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड, देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. तो ईच ऑफ देम क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, प्लूरल नहीं आएगा, आगे वर्ब भी, सॉरी प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है. तो ईच ऑफ देम हमने सिंपल एग्जांपल पढ़े थे उसके, तो उसके बाद हमने सिंगुलर वाला तो पढ़ दिया था, ठीक है. और लेकिन इसके बाद जो वर्ब लगाओगे वो आप, सॉरी प्रोनाउन लगाओगे, प्रोनाउन भी आगे सिंगुलर ही आएगा, बिकॉज हमने इस तरीके से यूज किया है, ठीक है. समझ में आया सबको? जिसको भी समझ में आया साथ में बताते हुए चलना मेरे को, ठीक है, बिकॉज अभी मेरे को लग रहा है धीरे धीरे सब
बोलना शुरू करो, मेरे को तो भी पता भी नहीं था कि सब लोग टाइप कर रहे हो यहाँ पे। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईच और एवरी की डिफरेंस पढ़ा था। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे काम करता है? सर each, either and neither इतना ही किया था हम लोगों ने ना, and none. एंड नन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज। Damn. You guys just give me a second. ओके, तो ये शायद नजर पड़ा था। इसकी यूज हमने पढ़े थे एज अ प्रोनाउन। नन का फिर से बता दो सर, चलो नन का फिर से देखते हैं। ठीक है, नन का सीन ये था, केवल नन के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नन ऑफ द बॉयज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे ईच के साथ, मैं रिवाइज कर लेते हैं सब लोग, देखिए एक बार, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताना भी। ईच का और आइदर नाइदर इन सब के साथ क्या था कि हमने पढ़ा था कि इसके साथ जब भी आप आगे नाउन लगाओगे ऑफ द करने के बाद, ठीक है, आप साथ में जो नाउन लगाओगे या प्रोनाउन लगाओगे, जो भी आपका सब्जेक्ट आने वाला है बेसिकली, ठीक है, प्रोनाउन भी आ सकता है क्योंकि हमने देखा ईच ऑफ देम, इस तरीके से भी हमने देखा है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन लगाओगे वो कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक है, और साथ में इसके साथ जो वर्ब आने वाला था वो आपका हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाली चीज डिफाइंड थी। नन के साथ बस इतना केस है कि नन ऑफ द बोलते हो, नन नेगेटिव में यूज कर रहे हैं हम दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, जो काम यहाँ पे ईच करता था, ईच सबकी बात कर रहा है, हर एक, नन सबकी बात कर रहा है, कोई नहीं वाले सेंस में, नेगेटिव वाले सेंस में। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका जो वर्ब आएगा, ईच ऑफ द बॉयज लिख दिया, इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। ठीक है, वर्ब कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, वर्ब आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ईच ऑफ द बॉयज अगर लिख रहे हो, अगर इसी एग्जांपल में देखें तो हम इसे बोल सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ठीक है, या फिर ईच ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। ये दोनों ही सही होंगे, गलत नहीं होगा ये। ठीक है, तो इस पे कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इधर और नेदर वाले केस में भी यही है कि वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल दोनों लग सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबका ऐसा डाउट है कुछ इधर और, क्या आपने क्या बोला, इधर और नाइदर के साथ में? जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं हाँ तो जी सर, ईदर ऑफ द वहाँ पे बॉयज, अभी आपने लिखवाया था ना ईच ऑब्लिक ईदर नीदर, तो इसलिए मैंने पूछा कि इधर और नाइदर के केस में भी क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ऑप्शन है इसमें वर्ब नहीं में? नहीं, ओ गॉड नहीं। चलो मैं बताता हूँ फिर से, ध्यान से देखना तुम लोग। यहाँ पे मैंने सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखा है, मैंने नाउन प्लूरल लिखा है, वर्ब आपका सिंगुलर ही है। ठीक है, देखो फिर से इधर, हाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो साथ में लिखते हैं, मेरे ख्याल से तब ज्यादा याद रहेगा। अगर मैंने ये लिखा है ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है, ऑफ द बॉयज, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसमें कुछ वो नहीं है, ईच ऑफ द बॉयज, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल हटा के यहाँ पे सीधे रूल्स जैसे लिख देता हूँ, तो भी हो सकता है ज्यादा याद रहे। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे ही लिखवाया था आपको कि इसके साथ ऑफ द हम लगा रहे हैं, ऑफ लगा रहे हैं, द नाउन के केस में लग जाता है। अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो आपको पता है ईच ऑफ देम बोल देते हो, तो ईच ऑफ ईदर ऑफ द बॉयज, या फिर आप ईदर ऑफ देम भी बोल सकते हो, या ईच ऑफ देम भी बोल सकते हो। तो प्रोनाउन भी कैसा आता है, प्लूरल आता है, देखो। ठीक है, इसके साथ हम लोग ऑफ द प्लस जो नाउन आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, मैं बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे सब्जेक्ट बोल लो, आप इसे नाउन या प्रोनाउन समझ लो बस इस चीज को। ये आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, प्लस जो वर्ब आएगा
वो आपका हमेशा कैसा आएगा, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं नन की बात करूं, ठीक है, तो नन प्लस ऑफ द अगर मैं इसी तरीके से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ नाउन कैसा आएगा, नाउन चलो प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन जो वर्ब आएगा यहाँ पे, वर्ब में इसके साथ ऐसा केस होता है नन के साथ में कि सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी आ सकता है, कोई डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दोगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, नन ऑफ द बॉयज इज, ये भी ठीक है, नन ऑफ द बॉयज आर, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये, और नन के साथ ही इस तरीके का केस है, ये कहाँ चला गया, सर यस। तो जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ऑफ द नहीं लगता है तो नॉन जो होता है वो सिंगुलर बन जाता है, तो वैसे ही नन वाले केस में भी अगर ऑफ द नहीं लगता है तो उसमें क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें नाउन आप सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, ये इसके साथ ऐसा है। देखो कई बार क्या होता है ना, अगर मैं ईच लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ईच के साथ डायरेक्ट कई बार ईच भी, ईच इज इस तरीके से, ईदर ऑफ देम इज, आप ऐसे बोलना चाह रहे हो ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ईदर बॉय, ईच बॉय इज प्रेजेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, नन के साथ में ये भी, नन बॉयज, नन बॉय, हाँ हाँ हाँ, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नन के लिए दोनों के सेम ही है। यस यस यस, बिल्कुल दोनों के सेम, नन बॉयज नन वर। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है ना, नन के साथ हम डायरेक्ट वर्ब ले लेते हैं, नन वाज प्रेजेंट, मतलब डायरेक्ट इसको अगर सब्जेक्ट मान लेते हैं, हाँ, नन वाज प्रेजेंट भी हो जाएगा, कोई भी मौजूद नहीं था, नन वर प्रेजेंट। अब देखो इनका मीनिंग भी सेम है ना, मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है इनके, ठीक है। तो दिस बोथ कैन बी यूज्ड एंड दे आर परफेक्टली फाइन, नो डाउट, ठीक है। और यस, हमने साथ में और क्या देखा था, एक चीज देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमने नहीं देखा होगा मुझे लग रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मैथ्स में देखते हैं ना हम लोग, रेसिप्रोकल 1/समथिंग, इसी तरीके से लिखते हैं ना, ईच अदर एंड वन अनदर, है ना, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर, देखो इसमें केवल ज्यादा केस नहीं है, इसमें क्या होता है, ईच अदर कितने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ईच अदर यूज करते हैं हम लोग दो के लिए, ठीक है, इट इज यूज फॉर टू एंड इट इज यूज फॉर मोर देन टू, ठीक है। ये दो के लिए होगा, दो से ज्यादा के लिए होगा, बस इतना ही इसके अंदर। और बाकी इन दोनों के यूज तो हम लोग जानते हैं, ईच अदर और वन अनदर के। तो जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other, ठीक है। इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और क्या होगा इसमें, सो वन अनदर हो जाएगा क्योंकि 5 लोग बोल रहे हैं, मोर देन 2 बोल रहे हैं, यस। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, सुना, दिस इज एन इडियम, सर क्या है ये सर, इडियम है, वर्ड डबल जी है क्या, या डबल जी, मैं जी ऐसे बनाता हूँ, सही तो लगता है ना, वैसे बोर्ड पे बनाना बढ़िया लगता है दिखने में, ये लग रहा है ना, मुझे लगता है बुक में ऐसे ही आता है, ठीक है। तो डैगर, यस थैंक यू। तो डैगर्स ड्रॉन, ये क्या होता है ना हमारा, डैगर्स ड्रॉन, ये वो है, इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, रेडी टू फाइट, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, रेडी टू फाइट। डैगर्स ड्रॉन उसको बोलते हैं उनके बीच में तलवारें खिंच गई है, दुश्मनी हो गई, हिंदी में मुहावरा होता है तलवारें खिंच जाना, क्या मतलब होता है इसका, दुश्मनी हो जाना। अच्छा, कल कितने लोग थे एसएससी वाले, कितने यहाँ पे जो कल भी थे, हम लोगों ने बात की थी ना उसकी, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, एसएससी वाली क्लास में शायद बात की थी हम लोगों ने, वॉइस के टाइम पे, है ना। और जैसे बाकी लोग अगर केवल बैंक वाले भी होंगे यहाँ पे, देखो ये वाली चीजें है ना हमसे, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये कई बार एरर्स में पूछ लिया जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी पढ़ने होते हैं, ठीक है, बैंक के लिए भी साथ में देखने ही होते हैं, तो एरर्स में भी आ सकते हैं, और कई बार इनसे रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ फ्रेजल वर्ब्स टाइप के भी होते हैं, वो भी आपको पता है एरर्स में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़े बहुत हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो जब ये एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पे भी साथ में कर लेंगे उसे, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। और
हम लोगों ने ये भी बात की थी ना कि डिस्क्रिप्टिव लिखना है वो तो सभी को लिखना है, वो तो बैंकिंग में भी लिखना है। आप पीओ की बात करोगे तो उसमें फिर आपको पता है कि फाइनल में होता है फिर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ऐसे लिखना होता है, और ये चीज आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करेगी। तो हम थोड़े बहुत ये वाली चीज जब करेंगे प्रैक्टिस तो ये साथ ही में कर लेंगे अपने बैच में, क्लास में, ठीक है। तो डैगर्स ड्रॉन इज दुश्मनी हो जाना। तो द 5 brothers आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो 5 भाई उनके बीच में दुश्मनी हो गई है। तो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं एक दूसरे से बात करना। तो यस, सुनने में वैसे सही लगता है, लेकिन जब हमें रूल पता है तो 5 की बात चल रही तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इसकी जगह, वन अनदर, ठीक है ना। तो बस ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, बस हमें ध्यान रखना होगा कि यार अगली बार ईच अदर वन अनदर किसी भी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। देखो ऐसा होता है मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे तो करना शुरू करते हैं हम लोग, अगर आपने मतलब अलग अलग रूल्स हमारे दिमाग में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं अगली बार कि नई चीज हमने देखी तो हम वो पॉइंट्स चेक करना शुरू कर देते हैं जो तुम्हें याद आ रहे होते हैं कि यार हमने चल वन अनदर देखा, देखिए कितने लोगों की बात हो रही है, अच्छा 5 है तो वन अनदर, चलो ये तो ठीक है, कुछ और एरर ढूंढते हैं। इस तरीके से आप मिसलेनियस एरर को करना सीखते हो। जो आपको सारी चीजें सही दिख रही होती है वो टाइम आता है जहां पे आप जाके नो एरर लगाते हो, राइट। तो इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते हुए चलेंगे यहाँ पे, और तब जाके समझ में आएगा। चलिए ये समझ में आ गया ना सबको, ईच अदर वाला। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कोई डाउट किसी को भी, कैसा भी, सारे लोग जितने भी हैं यहाँ पे? सर तो मैं ईच नेदर अदर ये 2 के लिए मतलब यूज होंगे? हाँ जी, ये 2 के लिए यूज होंगे। क्या ईच आइदर नाइदर ये 2 के लिए यूज होंगे? आपने ऐसे क्यों बोला, फिर से बोलो। मतलब कि अगर 2 है तो जैसे अभी 5 से है ना, तो यहाँ पे हमने 1 यूज किया, वन अनदर। आइदर ऑफ द था, नाइदर ऑफ द था, ठीक है। देख लो ये पॉजिटिव 2 के लिए था, ये नेगेटिव 2 के लिए था, ठीक है। यस ठीक है, इससे ईच अदर से कम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ईच यूज करते हैं ईच ऑफ द वाले सेंस में, ये 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम ईच अदर की बात कर रहे हैं, वन अनदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कितने के लिए यूज होगा? 2 के लिए, और यहाँ पे वन अनदर यूज होगा 2 से ज्यादा। ओके हाँ, तो these are 2 different things, तो इनको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये केवल रेसिप्रोकल वाले केस में है ऐसा। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। यहाँ पे मैंने वाला एग्जांपल कराया था सोल्जर्स वाला, देयर आर 2 सोल्जर्स, नहीं कराया था मेरे ख्याल से, सबको याद आया था वरना। There were 2 soldiers and each and every soldier was equal to 5 policemen, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें एरर बताना है हमें। There were 2 soldiers and each and every soldier was equal to 5 policemen. सर ईच एंड एवरी नहीं आएगा ना? देखो ईच एंड एवरी के साथ एक केस और है कि ईच एंड एवरी जब भी साथ में यूज किया जाता है, इट शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2, ठीक है। तो एवरी शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। कौन बोथ? साक्षी? सर ईच वन ऑफ देम, ऐसे कुछ ईच नहीं, वन ऑफ ईच देम, वन ऑफ देम भी उसके लिए हो गया, बहुत सारे लोगों के लिए। हम यहाँ से बस क्या करेंगे, देखो ना यहाँ से बस इतना हटा देंगे, एवरी। There were 2 soldiers, 2 की बात कर रहे हैं हम। जब भी सेंटेंस देखो, अगर यहाँ पे some soldiers लिखा होता तो हमने each and every सही रखा होता, ठीक है। अगर वहां पे some लिखा होता, there were some soldiers and each and every soldiers, तो यहाँ पे इस रूल को याद रखना बस, सभी लोग। each and every साथ में आ रहा है तो it should be used for more than 2, and जब हम 2 की ही बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, each आएगा, ठीक है।
अच्छा, ईच एंड एवरी आपको पता होगा, हम लोग स्कूल में भी कई बार टीचर्स बोलते थे ना, ईच एंड एवरी के साथ में आने का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कई बार स्कूल में हम लोग से बोलते थे ना कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो। तो अगर हम केवल ईच भी बोले तो सेंटेंस में काम चल जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि हमें वहां पे एवरी लगाएं तभी हमारी बात मतलब सामने पहुंचेगी। हम जो बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब केवल ईच से भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन जब ईच एंड एवरी साथ में यूज करते हैं, शायद एम्फसाइज करने के लिए कि हर एक इंसान है। हाँ, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही। तो ये एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है कि हर एक को ऐसा करना है, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर इक्वल टू 5 पुलिसमैन। ये हो सकता है, बोथ ऑफ देम वर इक्वल टू 5 पुलिसमैन, ये भी हो जाएगा। ईच यहाँ पे एक्चुअली यही मतलब तो दे रहा है, जब हम लोग ऐसे वाला बात कर रहे हैं ना ईच, तो हाँ ऐसा होता तो हम बोल सकते हैं देयर वर 2 सोल्जर्स एंड बोथ ऑफ देम वर इक्वल टू 5 पुलिसमैन, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और क्योंकि हम बोथ ऑफ देम भी लगा रहे हैं तो बोथ ऑफ देम के साथ हमें पता है कि वो भी प्लूरल लगा सकते हैं, दैट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, वो भी सही था। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट ईच और एवरी के साथ में? चलिए लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ईच और एवरी का बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है, ईच इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज डेफिनेट। ईच को हम लोग यूज करते हैं जब नंबर डिफाइंड हो, मतलब कितने लोगों की बात चल रही है ऐसा पता हो। एवरी यूज करते हैं, एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज indefinite, ओके। साथ में फिर सेकंड आता है ईच, ये हमें पता है, देखो ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, ईच एक इंडिविजुअल की बात करता है, एंड एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, ठीक है, एवरी टोटल ग्रुप की बात करता है। तो ये ईच और एवरी में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, कि ईच के साथ क्या होगा, जब नंबर डिफाइंड होगा तो हम ईच यूज करेंगे। एवरी क्या होता है, एवरी एक्चुअली ग्रुप की बात कर रहा है, एट टाइम्स हम श्योर नहीं होते कितने लोगों की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ईच हर एक के लिए होता है, और एवरी टोटल ग्रुप की। डिफरेंस क्या होता है देखो जरा, जैसे अगर किसी एक सेंटेंस लिखता हूँ, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन each bench, तो there is some calculated things involved, तभी तुम्हें पता है हर एक सीट पे 5 बच्चे बिठाने हैं, ठीक है। तो 5 boys were seated on each bench, तो हर एक सीट पे 5 लोग बिठाए गए, तो कुछ कैलकुलेटेड नंबर है। लेकिन अगर आप किसी ऑडिटोरियम में पहुंचो और आपने देखा वहां सारी सीटें भर गई थी, ठीक है, आपको नहीं पता कितनी सीट्स है वहां पे, मान लो 200 300 400 500 जितनी भी हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी सीट वॉज टेकन। ऐसे टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते ईच सीट वॉज टेकन, ठीक है, आप बोलोगे एवरी सीट वॉज टेकन, यानी कि सारी सीट्स भरी हुई थी, कोई ना कोई बैठा हुआ था उनपे, ऐसा। अगर हम मान लेते हैं उनपे मतलब 500 सीट है और हमें पता है कि 500 सीट है, तो क्या बोलोगे, there were 500 seats there, there were 500 chairs there and each seat was taken, 500 थी और हर एक भर गई थी, तब आप each यूज कर सकते हो when, जब आप डिफाइन कर दोगे नंबर को। और जब आप जनरल सेंस में बोल रहे हो, when you are not actually sure कि कितनी सीट्स हैं, तो आप क्या करते हो, एज अ होल बोलते हो उसको, सबको एक साथ एक ग्रुप में मान लो कि हाँ सारी सीट भर गई थी बस, ऐसा, तब आप एवरी यूज करोगे। समझ में आया? ये मतलब दिस इज गोइंग टू हेल्प व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, तो अभी आपको पता है ईच यूज करना है, एवरी यूज करना है, ऐसा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे बोलेंगे आई वॉज अवे फॉर 10 days and it rained each day. सेकेंड डे लिखता हूं मैं, it rained every day
ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। ठीक है, अब देखो जरा, 10 दिन के लिए मैं बाहर गया था, आई वॉज अवे फॉर 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे, और हर एक दिन बारिश हुई। ईच यूज किया मैंने, 10 दिन लिखा है तो, ठीक है। एंड इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। इट डिडंट डिफाइन कि कितने दिन की छुट्टी थी, बस तुमने एज ए होल, एज ए ग्रुप मान लिया कि जितने भी छुट्टी थी उन सारे दिन बारिश हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईच और एवरी को थोड़ा सा समझ सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, समझ में आई सबको? क्लियर हो रहा है? नेहा, साक्षी, संजीत, शुभम, सुशांत, who else? करण, करिश्मा, समझ में आया? चलिए, नाइस। ओके, सुशांत की तरफ से लाइक भी आया एक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। आप लोगों ने कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है पहले, मतलब इससे पहले बैंकिंग, एसएससी, कौन सा? नो। सीएचएसएल दिया है एक बार शोम ने, ओके। नो, तो ज्यादा लोगों ने दिया है। चलो शोम दिया है, तो शोम ऐसा होता है ना कि हम लोग जब पेपर देखे आते हैं उसके बाद हमें लगता है, मतलब जब एग्जाम दे रहे हो तो लगता है कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। मतलब व्हेन यू वर लुकिंग एट द पेपर तो देखा था हाँ यार इजी है, तो मैं तैयारी करूंगा हो जाएगा, है ना? तो ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। ये पेपर दुनिया के सबसे मुश्किल पेपरों में से बिल्कुल भी नहीं है, सारे एग्जाम्स ऐसे नहीं है और बहुत इजीली कर लिए जाएंगे। क्योंकि नहीं, ये सब मेरी हुआ है, मतलब पहले जब मैं कभी एग्जाम देता था तो जब भी इस तरीके का हम एग्जाम में पहुंचते ना हॉल में, तो ऐसा होता है पेपर देखते हैं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और कर लेते शायद ये तो अभी निकल जाते इसी बार। बट कट ऑफ इज वेरी हाई दिस टाइम। एक्चुअली क्या है ना, चीजें इजी है एक्चुअली। तो क्या है ना, जो लोग जैसे तैयारी कर रहे हो आप जो क्वेश्चन, तो ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए जाते हैं। ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस देखे और जब इंग्लिश देखो या कोई भी चीज देखो तो बहुत मुश्किल नहीं आया था। जैसे सीएचएससी की बात करूँ तो 160 प्लस 160 के अराउंड इसकी कट ऑफ थी, अच्छी गई थी, ठीक है। तो वही है, क्योंकि पेपर इजी है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम अभी तो चलो क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्पीड पे भी ध्यान देंगे, सारी चीजों को समझेंगे कि कौन सी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस उसमें करें, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे यार हम भी अच्छे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाए उसमें, कम से कम 60 से मुझे 70 प्लस क्वेश्चन तो कर ही लें। 70 प्लस से काम नहीं चलेगा, 80 प्लस चाहिए हमें। हाँ, तो वो बता देता हूँ। तो इस तरीके से काम होता है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कितने। ओके, जैसे अब आपके इंग्लिश का है। इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास विल गेट 25 क्वेश्चंस, ठीक है, और बैंकिंग में 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पर बैंकिंग का। हाँ, बैंकिंग का मैं दोनों को बताऊंगा, देखो, ठीक है। 25-30 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मैं आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन का जो करने का जो तरीका होता है ना, जैसे हम लोग कौन से क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो बताता हूँ। तो एक्चुअली में आप सबसे पहले एरर्स किया करो, जो मेरा मानना है। अभी अभी एक चीज और है, देखो, व्हाट आई एम टेलिंग, मतलब व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल, ये सब क्या है, ये एक मेरा मतलब जो खुद मैंने देखा है वो वाली चीज है। बाकी हर एक का अपना पर्सनल स्टाइल होता है। तुम सॉल्व करना शुरू करोगे, मॉक टेस्ट पूरे करोगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारा स्टाइल क्या है, ठीक है। तो वो देखना। बट लेकिन मैं देख रहा हूँ ये लॉजिकल सा है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर आप सबसे पहले एरर्स, फिलअप्स, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, ये मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, बैंकिंग के लिए भी। इनमें क्या होता है, जब आप ये कर लेते हो तो साइड में देखना, आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं अपने, तो वही कि हम लोग इसमें जितना ज्यादा ग्रीन करते रहते हैं ना, वो मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और एरर्स, फिलअप्स यानी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता है, विल मार्क इट, नहीं पता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, तैयारी करेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चन पता होंगे, तो जल्दी से जल्दी आपके जो ग्रीन फिल होना शुरू होंगे ना, तो वो साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, दिमाग हमारा अच्छा रहता है, चल ठीक है इतना तो हो रहा है। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट्स हो गया,
ठीक है, ये पहले इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मान लो अगर 2 से 3 मिनट ले लिया एंड इट टेक्स टाइम, ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, ऑल्दो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे इन्हें भी करना है हमें जल्दी जल्दी। इसमें क्या होगा, अगर आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो, आरसी कर रहे हो, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और वहां पे ज्यादा जो हमारे जो आंसर्स होते हैं वो फिल नहीं हो पाते। वो साइकोलॉजिकल लगता है, टाइम 2-3 मिनट लगा, शिट मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, ऑल्दो ठीक है टाइम उसी तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ से क्या है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग अभी उसके साथ हमें खेलना भी होता है, तो ये चीज थोड़ा पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है दिमाग को, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो यहाँ पे इस तरीके के हैं, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, बाकी वन वर्ड्स हो गए, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेते, यू जस्ट रीड इट एंड यू नो द आंसर कि हाँ इसमें ये करना है एंड तुम उसमें लगा दोगे। तो मान लो तुम्हारा अभी 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में तुमने 10 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन हो गए, अब तुम्हारा प्रेशर हट गया, अब तुम बाकी जो आरसी वाला पार्ट है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, या वाली चीजें करना शुरू कर गए। और उसमें भी आई वुड सजेस्ट क्लोज टेस्ट क्या होना चाहिए, क्लोज टेस्ट होना चाहिए, रीअरेंजमेंट, या फिर आई वुड रादर से क्लोज टेस्ट देन पैसेज देन रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट होना चाहिए, पैसेज फिर रीअरेंजमेंट करना, ठीक है। और एक और बहुत जरूरी बात, जब आप पैसेज देखोगे वहां पे ना, चाहे क्लोज टेस्ट आए या फिर रीअरेंजमेंट आए, पैसेज आए, इन दोनों में रीअरेंजमेंट और पैसेज में आप जब पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली किस टॉपिक पे, अगर टॉपिक इजी है जो एकदम से समझ में आ सकता है, क्वेश्चन इजी है, मतलब जस्ट गिव इट 10 to 15 सेकंड देखने के लिए कि किस टॉपिक पे आया हुआ है, गो फॉर इट फर्स्ट, जो इजी पैसेज हो उस पे पहले जाओ, चाहे पैसेज पढ़ने में इजी लग रहा हो उस पे जाओ, या रीअरेंजमेंट इजी लग रहा हो उस पे जाओ, वरना व्हाट आई थिंक कि अगर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे करना शुरू करना है, तो हम पहले पैसेज करेंगे देन रीअरेंजमेंट करेंगे, कई बार दोनों ही चीजें आ जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, क्लोज टेस्ट और पैसेज में से एक चीज आ रही है, तो वो डिपेंड करता है, कभी भी एग्जाम के पैटर्न से फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को, एक चीज याद रखना, ठीक है। कई बार होता है ना, लोग घबरा जाते हैं, पैटर्न चेंज हो गया भाई यार, एरर्स इसमें होता है बहुत बार बैंकिंग में, ठीक है, पहले 5 एरर्स आया करते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया उस दिन, एक बार एग्जाम में 8 एरर्स दे दिए थे और एक बार 10 एरर्स, ठीक है, 10 एरर्स मतलब 30 में से 10 क्वेश्चन एरर्स है, ठीक है। तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, यू हैव रेड एवरीथिंग, अभी हमने ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं, एक बार हम लोगों ने ग्रामर सही से किया, वोकैबुलरी आप रोज करना शुरू करो, ठीक है, रीडिंग हमने अपनी इंप्रूव कर ली, एग्जाम के पैटर्न से फर्क ही नहीं पड़ता, यू विल जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और ये केवल इस एग्जाम के लिए नहीं बता रहा मैं, किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब चाहे बैंकिंग हो, एसएससी, और जीवन में आगे कभी भी कोई भी एग्जाम देना हो बहुत अच्छा, और भी कुछ, और जिसमें आपको इंग्लिश फेस करना है, कोई भी जनरल इंग्लिश है, आपको ये वाली चीजें आती हैं, आप जब क्या करोगे, केवल इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, इसमें ये करना है वो करो, दैट्स इट। अभी इसमें कुछ पैटर्न से घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको ग्रामर के रूल्स पता है, आपको वोकैबुलरी पता है, आपको जो लिखा है वो पढ़ के समझ में आ रहा है, तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि जो लिखा है वो पढ़ के समझ में आना चाहिए, इसीलिए रीडिंग को टाइम देना बहुत जरूरी है, दिन में जो भी टाइम है, जैसे 15 से 20 मिनट रीडिंग को दो। यस सर, वोकैब के लिए बेस्ट क्या है एनहांस करने के लिए अपनी वोकैबुलरी? आपके लिए बेस्ट है रीडिंग, 15 से 20 मिनट रीडिंग करो, जो भी आपके पास वोकैब के जैसे लिए द हिंदू का एडिटोरियल, मैं तो पूरी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, तो एडिटोरियल पढ़ने से होएगा क्या खाली? बिल्कुल होगा, एडिटोरियल करने से बिल्कुल होगा। देखो जो आप इसमें देखोगे ना, न्यूज़पेपर में जो सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो पैसेजेस आ जाते हैं या फिर उसमें एरर्स आ जाते, सॉरी एरर्स नहीं, क्लोज टेस्ट आ गया, रीअरेंजमेंट्स आ गया, दे आर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, दे आर फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, एक ही तरीके के लोग हैं जो उनको लिख रहे हैं, उनके अंग्रेजी बोलने का तरीका एक ही है। देखो ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ अलग यूज कर रहे हैं, हम एक बात को इजी वर्ड में बोल देते हैं, हमारे लिए मतलब हमारे सेंटेंस थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, हम इजी तरीके से बोल देते हैं, उसी के लिए थोड़ा सा ये अप्रोच यूज करते हैं, इतना बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इंग्लिश वो भी बोल रहे हैं, इंग्लिश हम भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस आता है कि हम किसी चीज के लिए आसान भाषा में बोल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स बोले या कुछ भी जो उनके बोलने का तरीका है उसमें बोल रहे हैं, हमें बस उसी चीज को अपग्रेड करना है। तो जो आप रीडिंग कर रहे हो तो उसमें हम ये नहीं मान के चल रहे कि जो पैसेज पढ़ रहा हूँ ये एग्जाम के अंदर आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है वही वाला आ जाए, किसी और न्यूज़पेपर से आ सकता है, बट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल की रीडिंग के लिए, बस ऐसा है, जो वहां पे आने वाली है अगर हम उस लेवल को अचीव कर गए कि जो उसने बोला हमें एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार देखा होगा हम लोग रीडिंग पैसेज पूरा पढ़ तो लेते हैं ऊपर से नीचे तक, और लास्ट में ठीक है रीडिंग कर लिया लेकिन अभी समझ में नहीं आया, ठीक है, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम लोग, ऐसा होता है हम लोग कई बार बहुत फोकस करके पहला सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गया, दूसरा सेंटेंस पढ़ा वो भी समझ में आ गया, तीसरा सेंटेंस में वी आर लॉस्ट समवेयर, तो अब आप चौथे सेंटेंस में पहुंचते तो आपको याद आता है यार पहले वाले उससे पहले वाले को मतलब समझ में नहीं आया, तो आप वापस से जाते हो। इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए यू शुड रीड, ठीक है, हो जाता है ना इस तरीके का बहुत बार, या ठीक है,
तो अभी क्या है ना कि फिर आप फिर से तीसरे सेंटेंस पहुंचे, फिर वहां से अब मैं फोकस करके पढ़ूंगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जब आप रीडिंग रोज करने वाले हो तो उसमें आप इसी चीज को क्या कहते हैं इंप्रूव करोगे। और मैं बता रहा हूँ मतलब यू आर गोइंग टू इंप्रूव लाइक एनीथिंग, बढ़िया करके होने वाला इंप्रूवमेंट। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट कोई भी एडिटोरियल को दे रहे हो, किसी भी चीज को दे रहे हो, किसी दिन ज्यादा भी दे दो टाइम, लेकिन 15 से 20 मिनट एडिटोरियल को दे दिया तो मजा आ जाएगा फिर। और उसमें भी वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स अच्छे आते जा रहे हैं, ब्रेक लगे, ऐसा लगेगा बीच में ब्रेकर आ रहा है, नो वरीज, ठीक है, बीच में लगेगा ब्रेकर आ रहा है, मेरे को रोकना पड़ रहा है, शब्द लिखना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। जो भी नोटबुक है बनाओ सबसे पहले तो एक, उसके अंदर जो भी अच्छा वर्ड मिला है लिखा है वो लिखो। अब तुम देखोगे थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक सेट ऑफ वोकैबुलरी होती है लोगों की, जो भी एडिटोरियल्स लिख रहे हैं वो उस वर्ड को रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो यूज रिपीट नहीं करेंगे, एक तरीका है लिखने का और वो उसको हाँ दोबारा यूज सर, वो करेंगे। बहुत इनफैक्ट एक ही न्यूज़पेपर में 3-4 आर्टिकल के अंदर सेम टाइप ऑफ वर्ड्स दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज रिपीट होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना पैटर्न पहचानो। तो इसमें मत जाओ कि पता नहीं वोकैबुलरी कहाँ से आ जाएगी और क्या हो जाएगा। सुशांत फर्स्ट लाइन समझ में आती है, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइन समझ में आती है क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस बारे में है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, लेकिन बाकी भी समझ में आना शुरू हो जाएगा जब रीडिंग करना शुरू करोगे तो वर्ड्स लिखो वाले, एंड यू विल सी कि कितना इजीली फिर आगे यूज होता है। और यहाँ पे एक और चीज है, एरर्स में जब तुम रीडिंग करते हो ना, दिमाग अपने आप ही चीजों को ग्रैब कर लेगा कि व्हाट वर्ड, यानी कौन सा भी वर्ड किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है। इसको अलग से ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो ये बस आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही इस चीज को ग्रैब कर लेता है। यार हमारा दिमाग एक्चुअली बहुत तेज है, हम जबरदस्ती से देते नहीं चीजें जैसे चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हम दे देते हैं जो चाहिए वो चाहिए, हम इसे आसान एंटरटेनमेंट दे देते हैं, ठीक है। कोई बुक बताओ सर ईडीएम्स एंड वोकैब के लिए। यार बुक ऐसे सच अलग से कुछ पता नहीं, एग्जाम मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और तो मैं सच बताऊं सारी बुक एक जैसी हैं, कुछ अलग से नहीं है ऐसा कि ये वाली बुक अच्छी है वाली बुक बुरी है। तुम 2 बुक लोगे तुम्हें उसमें मटेरियल मतलब जो भी मैटर है जो भी उसका वो है सेम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें बुक में ऐसा कुछ अलग से मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मेरे ख्याल से रियल पब्लिकेशन की बुक आती है तो वोकैबुलरी और इसके लिए दोनों के लिए आती है और एग्जाम वाइज भी आती है। सिंपल वर्ड्स नहीं पता वोकैबुलरी के, अरे यार ऐसा होता है, इंप्रूव करने बहुत टाइम नहीं लगेगा। ऐसा लगता है हमें कि कई इजी वर्ड्स हैं जो बाकी सब लोग तो आराम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंप्रूव करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वो आराम से इंप्रूव हो जाते हैं। कौन सी पब्लिकेशन, अरिहंत की देख लेना, किरण की देख लेना, अच्छी बुक्स हैं इन सब की यार, ठीक है। ये सब अच्छी बुक्स निकालते हैं, इसमें अगर आपको दिख जाएगा वोकैबुलरी का तो देखो, वरना तो पहले रीडिंग करना शुरू करो। जरूरत लगेगी तुम्हें एग्जाम में देखना भी, जो मॉक टेस्ट होगा ना कुछ वर्ड्स मिलने शुरू होंगे फिर, ठीक है। लेकिन हाँ न्यूज़पेपर करना शुरू करो। और मेरे ख्याल से सारे लोग ऑनलाइन करते हो आजकल न्यूज़पेपर या पेपर लेते हो? बाकी लोग कैसे करते हैं, मतलब सर पेपर मैं का तो क्या है? पेपर पढ़ती हूँ, ऑनलाइन मुझसे नहीं होता बिल्कुल भी। ऑनलाइन नहीं होता, पेपर में लेते हो ना। तो काफी लोग ऐसा है ना कि एक बार पेपर ले लिया एक और रोज नहीं कर पा रहे हो तो 2 दिन में एक पेपर ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ लुक फॉर एडिटोरियल्स। मेरे पास ऑनलाइन है, लेकिन सर मैं डेली नहीं बैठ पाता सर, वो सिस्टम में स्क्रॉल कर करके नहीं होता सर लैपटॉप में। हाँ सर, पहले मैंने भी सोचा था ऑनलाइन करूं, बट मेरे को लगा कि फिर मेरी एफिशिएंसी उसमें डिक्रीज हो रही थी क्योंकि स्क्रॉल हर टाइम सिस्टम के सामने, एक चीज तो इसीलिए फिर न्यूज़पेपर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यू हैव टू डू इज रीड ऑनलाइन। तो पेपर ऑनलाइन देना है, ठीक है। हैबिट बनाओ, पैसेज को ऑनलाइन पढ़ने की करो। एंड जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं प्लीज मेक इट अ हैबिट। कई बार तुम्हें पता है वहां पे पैसेज लंबा आएगा और ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में मत रहो क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना आसान होता है, यू कैन अंडरलाइन थिंग्स। इसीलिए क्या होता है ना, कई बार जैसे लोग जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं एंड वी हैव दिस हैबिट, अगर हम बुक से कर रहे हैं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं कुछ कुछ ऐसे सवाल, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल ऑन स्क्रीन। जब स्क्रीन पे चल रहा होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो यू शुड प्रैक्टिस ऑनलाइन। सभी लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, तो रीडिंग को नहीं आओ न्यूज़पेपर। मैं वही जानना चाह रहा था कि कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ना है। और कई बार देखा हो ना स्क्रॉल करने में भी वो पेपर इंटरफेस कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि वो आपके स्क्रॉल भी 2 तरफ करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ऐसा नहीं कि उन्हें बनाना नहीं आता, लाइन घूम जाता है सर, फिर से ढूंढना पड़ता है कहाँ कौन सा लाइन में थे। तो ऐसा नहीं उन्हें पेपर डिजाइन करना नहीं आता, उन्हें पेपर डिजाइन करना आता है, लेकिन वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की चीज है कि हाउ मच यू कैन फोकस ऑन द पैसेज, ये वाली चीज है, ठीक है। ओके, बाकी लोग कैसे करते हैं? तो सर फिर मतलब ऑनलाइन ही करें, छोड़ते हैं ऐसे? ऑनलाइन इज फाइन। मतलब देखो रीडिंग की बात है तो आप जैसे करो, लेकिन मैं चाहूंगा प्रैक्टिस आप ऑनलाइन करो क्योंकि आपको पता है वैसा ही आने वाला है। उससे जैसे मतलब ऐसे रीडिंग करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह खूब सारे देंगे तो प्रैक्टिस तो होएगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो
ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन ही करना है, मतलब डोंट जस्ट रिलाई ऑन द थिंग। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो चलेगा, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट में दिक्कत ना हो तो वो चलो मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल रीडिंग जितनी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसेज अगर पढ़ रहे हैं तो केवल ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, वो मतलब बुक ठीक नहीं है पढ़ सर, रहे। ट्राई करूंगी मैं अब से ऑनलाइन भी पढ़ना। तो बाकी लोग भी क्या चल रहा है, बाकी लोग से मेरी जान पहचान है नहीं अभी तक लग रहा है। सर मैं सर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, अंजलि मैम ने बताया था, उसमें थोड़ी लैंग्वेज आसान होती है इसलिए। हाँ या देखो ऐसा होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोस्टली एंटरटेनिंग, ठीक है, वो एंटरटेनिंग थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं भी ऐसा होता है कि जैसे अगर शुरू करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो, देन यू कैन मूव ऑन टू हिंदू, ऐसा है, ठीक है। और उसके आगे तो फिर बहुत सारे न्यूज पेपर हैं जो अच्छे अच्छे, टेलीग्राफ हो गया और लेकिन ठीक है, हमें ज्यादातर यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। था हिंदू, और हमें जो जिस लैंग्वेज को सीखना है ना, जिस स्ट्रक्चर को सीखना है, वो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो डोंट वरी। ओके, बाकी सब लोग का बढ़िया चल रहा है। चलिए आगे बढ़े चाहे टॉपिक के साथ है। तो हम क्या लिख रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, बोलिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस दैट these those, ठीक है, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये क्या करते हैं, दे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स to which they refer. They point out the objects to which they refer. ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज मार्कर, ओके, दैट इज अ चेयर, तो दिस दैट ये तो इनका काम होता है। तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे ना, दिस इज समथिंग, दैट इज समथिंग, तो अभी उसके लिए तो मैं पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ इनका जो पहले यूज बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर यू वांट समथिंग कि यार ये वाली चीज चाहिए, आई वांट दिस वन, आई वांट दैट बुक, ठीक है, या फिर आई वांट दैट चेयर, व्हाटएवर यू वांट। मेरे आसपास चेयर रखी है बहुत सारी, तो मेरे को चेयर ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो स्कूल में होता था कि दिस इज समथिंग, दैट इज अ ट्री, चेयर पास होती थी, ट्री दूर होता था, ऐसा होता था हमेशा। तो ये दिस दैट का अलग काम था। अभी देखते हैं इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। एक तो पता है इसका ये वाला यूज, दिस दैट, अभी एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए। कई बार होता है जब आप लिख रहे होते हो इसमें क्या कहते हैं, तो उसमें आपको पता है कि प्रोनाउंस जो भी सेंटेंसेस हैं उनके लिए हम दिस दैट यूज करते हैं, दिस इज समथिंग। आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आप बोलते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, whenever you say, in fact that is demonstrative adjective, ठीक है। तो दिस दैट आपको पता है कि प्रोनाउन की तरह यूज करते हो आप चीजों को रेफर करने के लिए भी, रिलेट करने के लिए भी, ऐसा, ठीक है। तो ये तो एक यूज हो गया जो दिस दैट वाला है, तो हम बचपन से जानते हैं। नेक्स्ट आता है, इस पे क्वेश्चन मिलते हैं कई बार, दैट विद इट्स प्लूरल, दैट का प्लूरल क्या होगा, दोस, है ना। That with its plural those is used to avoid the repetition of a preceding noun, ठीक है। preceding का मतलब पहले आया हुआ। that अपने प्लूरल दोस्त के साथ क्या काम करता है, with its, लिखा भी नहीं प्लूरल, with its plural दोस्त, यानी that अपने प्लूरल दोस्त के साथ क्या काम करता है, पहले आए हुए किसी नाउन को अवॉइड करने का, उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने का। और देखा जाए तो प्रोनाउन का ये तो काम है कि वो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें, अब इस पे क्या होगा, क्या समझ में आ गया, नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो लिखने वाला वो, नहीं यही समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया, ओके। फिर इस वाले का एक एग्जांपल दे दीजिए, डोंट ट्राई सो हार्ड, अभी आ गया सर। अभी क्या होता है ना, एकदम से जब सब जाते समय, मतलब एक होता है कि हम लोग आई कांट सी फेसेस, मेरे को लग रहा होता है यार समझ में आया कि नहीं आया, देयर आर सर्टेन पीपल हु डोंट स्पीक। तो जैसे दरक्षण, दरक्षण, मैं नाम सही पढ़ पा रहा हूँ यानी दरक्षण, दरक्षण, दरक्षण कौशल, रक्षा, दरक्षण, नाइस। दरक्षण, यू कैन स्पीक,
अच्छा, यू आर स्पीकिंग। सर अब तक समझ में आ रहा है, गॉड, जो प्रॉब्लम मैं बोल देती है। ठीक है चलो, मेरे को लगा भी कोई और बोला शायद। वो मैं एक्चुअली में स्क्रीन वाले ऐसे करके रखता हूँ, तो अभी थोड़ा सा नीचे करूँगा तो मेरे को पता चलेगा। हाँ पता चल रहा है कि यूएस। ओके सर। चलिए, तो इस पे एग्जांपल देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली। The climate of Dehradun is better than Delhi. ठीक है, now this sentence sounds good. सही लगता है कि यहाँ दिल्ली का क्लाइमेट, सॉरी देहरादून का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोल देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट वहां से अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हमें बोलना क्या चाहिए, देहरादून का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से बेटर है। देखा जाए तो वी आर कंपेयरिंग क्लाइमेट विद सिटी हियर, है ना। सर तो देन दैट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, देन दैट ऑफ आएगा यहाँ पे। वो दैट ऑफ क्यों आता है, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन लिखूं तो क्या बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ Dehradun is better than the climate of Delhi, है ना। The climate of Dehradun is better than the climate of Delhi. तो अभी क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नाउन जो है हम इसे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम इसके साथ क्या लगा लेते हैं, दैट, ठीक है। इसलिए वो दैट ऑफ आ जाता है। तो अभी जो सेंटेंस हमारा बनता है वो ये बनता है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो दैट का ये काम होता है पहले आए हुए नाउन को और उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल लिखें, और जूम इन हो गया सर, तो जूम आउट करिए। वेट, ठीक है। अब तो सेंटर में ला दीजिए सर। हाँ जी, नाउ इट्स, फिर से आ गया सर, बीच में थोड़ा ठीक है। सेंटर में ला दीजिए सर। या मुझे सेंटर पता नहीं चल रहा, मैं सेंटर ढूंढ रहा हूँ। तो वेट, मैं करता हूँ इसको स्क्रॉल करके इजाद, और थोड़ा जूम आउट करना है सर, मुझे दिख नहीं रहा है। जूम आउट करना है। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है, वेट में सर करता अभी हूँ। सर, सर अब थोड़ा ठीक, अब ठीक है सर सही है जी। ओके, अब थोड़ा जूम इन भी कर सकते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता होगा वैसे। दिख रहा है सभी है, सही है जी सर। अब हाँ चलो ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन यूरोप। यूरोप क्या हो जाएगा, है ना, सेम उसी तरीके का है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, प्राप्ति यू आर राइटिंग समथिंग, देन दैट ऑफ, तो देन दैट ऑफ, नहीं थोड़ा सा और बताओ कुछ सही से। जाएगा क्योंकि रिवर्स, या क्योंकि देखो हमारे पास इतना ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है। सो व्हाट शुड वी शुड डू, देन दोज ऑफ, यस करण करेक्ट, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया था, सिंगुलर लिखा था, ठीक है ना। तो ये होता है बस यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके के इसके एग्जांपल मिलते हैं एग्जाम में। बस क्या होगा, बस ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाएगा एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। अच्छा एक और चीज है, अगर इसमें मान लो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है ना, देखो प्रीपोजिशन जो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग वही तो यहाँ पे आएगा, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, the articles published in this magazine are better than that magazine. इस तरीके से क्वेश्चन है,
So those in. हाँ ठीक है, the articles published in this magazine are better than, सही, आप सही अगर सेंटेंस कंप्लीट बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। So better than those in that magazine. ठीक है, those in की जगह हम एक चीज और लिख लेंगे, published। ठीक है, मतलब इस बात को बोल देंगे फिर से, the articles published in this magazine are better than those published in that magazine। मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे बोल दिया जाएगा, are better than those, मतलब इस वर्ब को आप रिपीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे करना पड़ेगा, are better than those published in that magazine। ठीक है, तो इसे हम साथ में बोल सकते हैं, और इस दोस्त का मतलब क्या है, the articles। ठीक है, तो दिस इज, इसमें तो फिर इसका पर्पस जैसे अभी हमने बोला था कि इसके रिपीट ना हो, रिपीटिशन को ही हटाने के लिए, बट यहाँ पे तो रिपीट ही होगा। रिपीट क्यों खाली दोज इन क्या गलत रहेगा, मतलब ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं दोज इन, इसलिए जो हमारे इसका काम था ना, वो क्या था, नाउन की रिपीटिशन को हटाने का, वो पर्पस सॉल्व हो गया ना इसका। दिस इज ए वर्ब, जो वर्ब वाले सेंस में है ना। राइट सर, राइट सर। काम था नाउन की रिपीटिशन को हुआ ना, तो वो अवॉइड कर दिया इसने, उसकी जगह दोस आ गया, हमें आर्टिकल्स फिर से नहीं लिखना पड़ा, और साथ में बस पब्लिश लिखा। तो सर इन अकेला गलत है मतलब? हाँ, ये क्या, अगर दोस्त इन दैट मैक्सिमम एक्शन, हाँ मतलब अभी हम बोलने में यूज कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ क्योंकि हम पूरी बात बोल रहे हैं ना, दोज इन दैट मैगजीन, क्या पूरी बात बोलते हैं, दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। नहीं, यूजुअली भी हम दोज इन कहाँ ही बोलते। ठीक है सर, आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। ठीक है, क्लियर हो सबको? तो आज के लिए इतना रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव, नहीं पढ़ा हम लोगों ने ना, वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव नाउन। ठीक है, ये अलग समझ में आया अभी तक? अभी तक आपने कोई पीपीटी या वर्कशीट प्रोवाइड नहीं किया है ना? नहीं, इस चीज की नहीं की है हम लोग। अभी हम थोड़े से रिफ्लेक्सिव, एक्चुअली एटलीस्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउंस वो आगे वाला एम्फेटिक तक कर लें, देन आई विल प्रोवाइड इट। ठीक है, क्योंकि हाँ देखो, कुछ क्वेश्चन इजी से यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी अच्छे क्वेश्चन हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में जाके आते हैं, क्योंकि मोटिवेटेड क्वेश्चंस प्रोनाउन में पूछे जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और ये वाले पार्ट भी पूछे जाते हैं। तो 2-3 रूल्स हम और कर लें, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, देन आई विल प्रोवाइड सम क्वेश्चंस। और उससे ज्यादा अच्छा है कि फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, तो उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे साथ। ठीक है, सर ने कुछ लिखा था, मैंने देखा नहीं। हाँ, 2 दिन हो सकता है कि हाँ 2 दिन हो सकता है, लेकिन अब हमारे समझ लिया कि क्या होगा। आई गेस सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी क्लियर हो रहा है सबको? कोई भी डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को। ठीक है, और यहाँ पे आराम से बात करते रहो ताकि मेरे को पता चले कि कैसा चल रहा है, और कैसी भी दिक्कत हो, कुछ भी चेंज करना है तो बताइएगा, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और साथ में थोड़ा करने के बाद देन क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम लोग कुछ, नो वरीज। चलिए, थैंक यू गाइस। और क्लास में जैसा कि मैंने बोला था, मैं कुछ याद रहेगा मेरे को तो मैं फिर इडियम्स एंड फ्रेज साथ में डिस्कस करना भी शुरू कर दूंगा। मजा आएगा, मतलब वो मजेदार होते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। तो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो याद भी शायद ज्यादा रहेंगे अगर हम यहाँ पे क्लियर डिस्कस करेंगे, है ना? चलिए, थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।